हेलो स्टूडेंट्स, स्टीरियो केमिस्ट्री के इस 7th लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, आपेक्षिक और निरपेक्ष विन्यास, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। आज हम रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ेंगे, पर इससे पहले आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें। रिलेटिव और एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? देखिए, किसी भी मॉलिक्यूल के जब बहुत सारे जो उसके परमाणु होते हैं, जो उससे अटैच्ड होते हैं, उनके आकाशीय व्यवस्था को हम उस कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। पहले ये समझना ज़रूरी है कि कॉन्फ़िगरेशन, विन्यास क्या होता है। जब हम कंपाउंड को आकाश में लटका दें, इस तरह से समझिए, तो उसके जो उससे जुड़े हुए जो एटम्स होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, उनका स्पेशियल अरेंजमेंट क्या होता है, आकाशीय व्यवस्था क्या होती है, उसे हम उस कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। किसी भी कंपाउंड के रियल कॉन्फ़िगरेशन को, उसके वास्तविक विन्यास को हम उसका निरपेक्ष विन्यास या एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। अब ये एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन को कुछ समय पहले तक कोई तरीका नहीं था बताने का। आज हमारे पास उसके टेक्निक्स हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अब देखिए, जो दो एनेंशियोमर्स होते हैं, दो प्रतिबिंब रूप आइसोमर्स होते हैं, उनमें से आपको पता है कि एक दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है, मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, और दूसरा वाम ध्रुवण घूर्णक होता है, लीवियो रोटेटरी होता है। और इस कौन सा डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, कौन सा लीवियो रोटेटरी है, इसका पता हम एक्सपेरिमेंट से लगा सकते हैं। जो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट हैंड साइड की तरफ रोटेट करेगा वो डेक्स्ट्रो होगा, और जो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ करेगा वो लीवियो रोटेटरी होगा। ये तो बात हुई उनके रोटेशन की। अब जो कंपाउंड में, किसी भी मॉलिक्यूल में जो ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, उनकी नेचर और उनके नंबर के बेसिस पे, उनके संख्या के आधार पे हम ये भी लिख सकते हैं कि इसके प्रतिबिंब रूपों की संरचना क्या होगी। लेकिन किस वाले प्रतिबिंब रूप का वास्तविक विन्यास क्या होगा, ये हम नहीं पता कर सकते थे कुछ समय पहले तक। तो इसके लिए क्या किया जाता था, ये बात हम कर रहे हैं जो आज की नहीं, आज से काफ़ी पहले की बात कर रहे हैं, जब कोई मेथड नहीं था किसी भी कंपाउंड के रियल कॉन्फ़िगरेशन को पता करने का। तो उस समय क्या किया जाता था कि किसी एक संरचना को, किसी एक विन्यास को स्टैंडर्ड मान लेते थे, मानक मान लेते थे, और उसके बेसिस पे दूसरे कंपाउंड्स के विन्यासों को पता करते थे। इसलिए इस मेथड को हम कहते हैं आपेक्षिक विन्यास या रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। समझिए इस बात को कि किसी एक कंपाउंड के विन्यास को अपने मर्जी से, अपने मन से मानक मान लिया, और उस मानक के बेसिस पे दूसरे कंपाउंड्स के विन्यास को पता किया। तो इसलिए वो जो दूसरे कंपाउंड के विन्यास होंगे उनको हम कहेंगे रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन या आपेक्षिक विन्यास। अब इस आपेक्षिक विन्यास जब पता कर लिए गए तो उसमें भी कंपाउंड्स का फिर नामकरण करना था, नॉमेनक्लेचर करना था। तो आपेक्षिक विन्यास की जो मेथड था, उससे कंपाउंड्स को डी और एल पद्धति में उनका नामकरण किया गया। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं नामकरण की डी और एल पद्धति, डी एंड एल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। ये सबसे पहले रोजेनॉफ ने 1906 में विन्यास पता करने की ये विधि दी थी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्वेच्छा से, बिल्कुल अपने मन से, ग्लिसरेल्डिहाइड के जो दो एनेंशियोमर्स थे उनको प्लस और माइनस जो थे उनकी संरचनाएं अपने मन से दी और उनका नाम डी और एल रख दिया। यहाँ देखिए, ये ग्लिसरेल्डिहाइड है, ग्लिसरेल्डिहाइड ये प्लस वाला है, मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। ये प्लेन पोलराइज लाइट को राइट हैंड साइड की तरफ रोटेट करता है। इसका नाम उन्होंने अपनी मर्जी से डी ग्लिसरेल्डिहाइड, यहाँ समझिए कैपिटल डी है ये, डी ग्लिसरेल्डिहाइड दिया। और इसका जो मिरर इमेज था, इसका जो एनेंशियोमर था, उसका नाम फिर हो गया एल ग्लिसरेल्डिहाइड। तो इस तरह स्वेच्छा से रोजेनॉफ ने डी और एल ग्लिसरेल्डिहाइड के स्ट्रक्चर्स दिए। इन स्ट्रक्चर्स में देखिए डिफरेंस क्या है। जो असममित कार्बन है, एसिमेट्रिक कार्बन है, उसके उसका जो चतुष्फलक है, उसके सिरे पे, बिल्कुल एपेक्स पे CHO ग्रुप है, पीछे की तरफ CH2OH ग्रुप है, दोनों में ही CH2OH ग्रुप पीछे की तरफ है, और H और OH आगे की ओर इंगित है। डिफरेंस देखिए,
जो डी विन्यास है, जो डी है उसमें OH राइट हैंड साइड की तरफ है और L में OH लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है। ये डिफरेंस इस ग्लिसरल्डिहाइड में उन्होंने दिया। ये एक 3 डायमेंशनल चित्र है, इसको हम कागज़ पे नहीं बना सकते, इसलिए कागज़ पे बनाने के लिए इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। अगर 3 डायमेंशन में हम देखेंगे तो ये H और OH आगे की तरफ होंगे, CH2OH पीछे की तरफ होगा। अब ये तो हो गया ग्लिसरल्डिहाइड की बात। दूसरे कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर विन्यास किस तरह से दिया जाए, तो जो दूसरे एसिमेट्रिक कंपाउंड्स थे उनका कॉन्फ़िगरेशन भी डी और एल ग्लिसरल्डिहाइड के कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे किया गया। कैसे किया गया इस बात को समझिए। जो आइसोमर्स डी ग्लिसरल्डिहाइड में कन्वर्ट किए जा सकते थे या डी ग्लिसरल्डिहाइड से बनाए जा सकते थे, उन सभी को डी कॉन्फ़िगरेशन कहा गया या डी श्रेणी का सदस्य बताया गया। यहाँ पे ये समझने की बात है कि उनका ध्रुवण, उनका रोटेशन किसी भी डायरेक्शन में हो सकता था। यहाँ हम बात कर रहे हैं इस कैपिटल डी और कैपिटल एल की। यहाँ हम बात स्मॉल डी और स्मॉल एल जो कि इस प्लस और माइनस रोटेशन को दर्शाता है, इसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। तो कैपिटल डी वाला प्लस भी हो सकता है और कैपिटल डी वाला माइनस भी हो सकता है। यहाँ फिर से समझिए कि हम इस कैपिटल डी और कैपिटल एल की बात कर रहे हैं। तो इसलिए जो डी श्रेणी का सदस्य होगा उसका ध्रुवण घूर्णन किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। एग्जाम्पल लेके समझिए इस बात को। देखिए, हम डी प्लस ग्लिसरल्डिहाइड से डी माइनस लैक्टिक एसिड किस तरह से बना सकते हैं। ये है डी प्लस ग्लिसरल्डिहाइड, इसका हमने किया ऑक्सीडेशन। इसका ऑक्सीडेशन करने पे ये CHO ग्रुप COOH में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट बना डी ग्लिसरल्डिहाइड। आप अपना ध्यान इस कैपिटल डी के ऊपर रखिए। जो अंदर ये प्लस और माइनस है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। डी ग्लिसरल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से बना डी ग्लिसरिक एसिड। इसका रिएक्शन PBr3 से कराया, OH से ब्रोमीन रिप्लेस हो गया। इसका जब हमने अपचयन कराया तो हमें मिला डी लैक्टिक एसिड। यहाँ CH2Br का अपचयन होकर CH3 हो गया, हमें मिला डी लैक्टिक एसिड। अब देखिए, ये लैक्टिक एसिड क्योंकि हमें जिस ग्लिसरल्डिहाइड से मिला था वो डी ग्लिसरल्डिहाइड था। डी क्यों था? क्योंकि इसमें OH राइट हैंड साइड की तरफ था। तो क्योंकि इस डी ग्लिसरल्डिहाइड से ये ग्लिसरिक एसिड बना, इसलिए ये भी डी ग्लिसरिक एसिड होगा। और इस डी ग्लिसरिक एसिड से हमें डी लैक्टिक एसिड बना, इसलिए ये लैक्टिक एसिड भी डी लैक्टिक एसिड होगा। तो इसे हम कहते हैं रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, आपेक्षिक विन्यास। डी ग्लिसरल्डिहाइड से जो कंपाउंड बनाए जाएंगे वे सभी डी श्रेणी के होंगे और जो कंपाउंड्स डी ग्लिसरल्डिहाइड में कन्वर्ट किए जा सकेंगे वो सब भी डी श्रेणी के होंगे। और इसी तरह की बात एल आइसोमर्स से है। एल ग्लिसरल्डिहाइड से जो कंपाउंड्स बनेंगे वो सभी एल श्रेणी के होंगे, या जो आइसोमर्स एल ग्लिसरल्डिहाइड में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, परिवर्तित किए जा सकते हैं, वे सब भी एल श्रेणी के होंगे, एल आइसोमर्स होंगे। तो ये डी और एल नामकरण करने का तरीका था जो रोजेनॉफ ने 1906 में दिया था ग्लिसरल्डिहाइड के स्वेच्छा से अपने कॉन्फ़िगरेशन देके। अब हम एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं जिसके ऊपर शॉर्ट नोट आता है, वो है कैपिटल डी और स्मॉल डी, कैपिटल एल और स्मॉल एल में अंतर। क्या डिफरेंस है? ये बहुत कंफ्यूजिंग है, इसलिए आपको इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझना है। देखिए, जब किसी कंपाउंड के नाम के आगे हम कैपिटल डी या कैपिटल एल लिखते हैं तो वो उस कंपाउंड की, उस मॉलिक्यूल की संरचना के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी देता है। जबकि स्मॉल डी और स्मॉल एल उसके ऑप्टिकल प्रॉपर्टी को बताता है, प्रकाशिक गुण को बताता है कि वो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट हैंड साइड की तरफ रोटेट करेगा या लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रोटेट करेगा। किसी भी मॉलिक्यूल का जो एसिमेट्रिक कार्बन है उसको ग्लिसरल्डिहाइड के फॉर्म में लिखेंगे तो यदि उसका OH या कोई दूसरा क्रियात्मक समूह, जो भी क्रियात्मक समूह उस एसिमेट्रिक कार्बन पे होगा, वो अगर राइट हैंड साइड की तरफ होगा
तो उसको हम डी कन्फिग्रेशन कहते हैं, और अगर वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होगा तो उसको हम एल कन्फिग्रेशन कहते हैं। तो इस तरह डी और एल और मॉलिक्यूल्स के अणुओं के विन्यास को प्रदर्शित करता है, जबकि स्मॉल डी और स्मॉल एल वो कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को किस तरफ रोटेट कर रहा है उसके बेसिस पे हम लिखते हैं। तो इस तरीके से जो कैपिटल डी और कैपिटल एल है वो सैद्धांतिक घटना है, विन्यास के बारे में बताता है, जबकि स्मॉल डी और स्मॉल एल एक प्रायोगिक घटना के बारे में बताता है, जिसके बारे में हम सिर्फ लैब में ही पता कर सकते हैं। अब ये डी और एल, इस कन्फ्यूज़न से बचने के लिए आजकल हम स्मॉल डी और स्मॉल एल उसकी प्रकाशिक सक्रियता के लिए नहीं लिखते, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। उसकी जगह पे हम प्लस और माइनस लिखते हैं। जहाँ जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है उसके लिए प्लस लिखा जाता है, जो लीवियो रोटेटरी होता है उसके लिए माइनस लिखा जाता है। स्मॉल एल की जगह माइनस लिखते हैं, स्मॉल डी की जगह प्लस लिखते हैं। तो अब देखिए, जो डी विन्यास वाला है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी हो सकता है और डी विन्यास वाला लीवियो रोटेटरी भी हो सकता है। इसी तरह एल विन्यास वाला भी डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी हो सकता है और एल विन्यास वाला लीवियो रोटेटरी भी हो सकता है। तो अब आप लोगों को ये क्लियर हो जाना चाहिए कि कैपिटल डी और कैपिटल एल का स्मॉल डी और स्मॉल एल से कोई रिलेशन नहीं होता। ये अलग अलग चीज़ों के बारे में बताने के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, ये तो हमने ग्लिसरल्डिहाइड की बात की, लेकिन और दूसरे कंपाउंड्स का डी और एल नोमेनक्लेचर हम किस तरीके से कर सकते हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, किसी भी एसिमेट्रिक कार्बन एटम के ऊपर H या OH की जगह पे अगर कोई और ग्रुप भी प्रेजेंट हो तो उसका नोमेनक्लेचर, उसका नामकरण करते समय हम ये देख लेते हैं कि हाइड्रोजन या जो सबसे छोटा समूह है, सबसे छोटा ग्रुप जो उस एसिमेट्रिक कार्बन से जुड़ा हुआ है, उसके रिलेटिव जो प्रमुख प्रतिस्थापी है, जो बड़ा ग्रुप है, वो किस तरफ है। यदि वो राइट हैंड साइड की तरफ होता है तो हम उसको डी विन्यास कहते हैं, और अगर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होता है तो उसको एल कन्फिग्रेशन कहते हैं। यहाँ देखिए, ये देखिए, पहला काम हमको क्या करना है कि IUPAC सिस्टम में हम 1 2 3 4 नाम देते हैं श्रृंखला को। तो जो पहला नंबर 1 वाला होता है श्रृंखला में वो सबसे ऊपर होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि एसिमेट्रिक कार्बन में छोटा ग्रुप किस तरफ है। यहाँ देखिए, NH2 और H के में कंपैरिजन जब हम करते हैं तो H छोटा ग्रुप है। छोटे ग्रुप के कंपैरिजन में बड़ा ग्रुप अगर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है तो हम उसे एल विन्यास कहते हैं, अगर राइट हैंड साइड की तरफ है तो उसको डी विन्यास कहते हैं। इस तरीके से जब हम नोमेनक्लेचर करते हैं तो ये एल विन्यास होगा, क्योंकि यहाँ NH2 जो कि H से बड़ा है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है, यहाँ NH2 राइट हैंड साइड की तरफ है, इसलिए ये डी विन्यास है। इसी तरह ये देखिए, इस कंपाउंड में NH2 एक क्रियात्मक समूह है और ये एक प्रतिस्थापी है, तो इसलिए प्रमुख समूह NH2 होगा। NH2 लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है, इसलिए हम इसको एल विन्यास कहते हैं। जब हम किसी 2 डायमेंशन पर कागज़ के ऊपर जब हम इस तरह का चित्र लिखते हैं तो कई बार एल और डी विन्यास में नोमेनक्लेचर में हमको प्रॉब्लम होती है। इसका एक एग्जाम्पल लेके समझेंगे। देखिए, ये है हमारा कंपाउंड, ये है हमारा कंपाउंड जिसका हमें डी या एल नोमेनक्लेचर करना है। अब प्रॉब्लम है कि ये 2 क्लोरोब्यूटेन है, इसकी संरचना इस तरह से लिखी हुई है। अब यहाँ जो सबसे छोटा ग्रुप है H वो नीचे की तरफ है, तो ये सब उल्टा सीधा लिखा हुआ है। ऐसे कंपाउंड अगर हमें दिया जाता है, संरचना दी जाती है, तो हम इसका डी और एल किस तरह से बताएं, इसको पता करने के लिए हमें कुछ चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी है। ये जो कुछ 2 स्टेप्स हैं जिनके बारे में आपको जानना ज़रूरी है, बहुत अच्छे से समझिए इसको। ये देखिए, ये है फर्स्ट मेथड। इसमें क्या करना है हमको, अगर हम आमने सामने वाले 2 ग्रुप्स को की पोजीशन को इंटरचेंज कर दें, यहाँ पे देखिए, इस CH3 को हम C2H5 की जगह ले जाएं और C2H5 को CH3 की जगह ले जाएं। इसी तरह H को Cl की जगह और Cl को H की जगह, जब हम इन 2 अंतर परिवर्तन कर देते हैं, 2 इंटरचेंज करते हैं,
तो जो कंपाउंड हमको मिलता है वो कंपाउंड और जिससे हमने स्टार्ट किया था ये दोनों एक ही कंपाउंड होते हैं। मतलब इस बात को इस तरह समझिए कि दो युग्मों की स्थिति को अंतर पर परिवर्तित करने पे मॉलिक्यूल का, कंपाउंड का स्ट्रक्चर, जो उसका विन्यास है, उसमें परिवर्तन नहीं होता, वो अपरिवर्तित रहता है। यदि आमने सामने के दोनों युग्म समूहों की स्थिति को अंतर परिवर्तित कर दिया जाए तो अणु के विन्यास में कोई परिवर्तन नहीं होता। यहाँ पे ये बात समझनी और जाननी ज़रूरी है कि ये हमको 2 बार करना है। अगर आप सिर्फ एक बार करते हैं, अगर हमने CH3 को C2H5 की जगह और C2H5 को CH3 की जगह ले गए, सिर्फ एक बार हमने ये चेंज किया, तो जो कंपाउंड बनेगा, वो जो विन्यास बनेगा, वो इस कंपाउंड का प्रतिबिंब स्वरूप होगा, मिरर इमेज होगा। अगर हम एक बार और ये चेंज कर देते हैं, यहाँ भी हमने ये चेंज कर दिया, तो जो स्ट्रक्चर बना वो यही स्ट्रक्चर होगा, कंपाउंड के विन्यास में परिवर्तन नहीं होगा। तो ये एक तरीका होता है। इसका क्या यूटिलिटी है ये अभी हम आपको थोड़ी देर बाद बताएंगे। दूसरा तरीका है कि यदि किसी एकल बंध से, किसी सिंगल बॉन्ड से मॉलिक्यूल को 180 डिग्री के कोण पे, एंगल पे हम घुमा दें, तो भी मॉलिक्यूल का विन्यास, उसका कॉन्फ़िगरेशन अपरिवर्तित रहता है, कंपाउंड अपने मूल स्वरूप में वापस आ जाता है। कैसे करते हैं ये देखिए। यहाँ CH3C बॉन्ड, इस एकल बॉन्ड को हमने स्थिर ले लिया और यहाँ से हम 180 डिग्री पे कंपाउंड को घुमा रहे हैं। कागज़ के ऊपर 2 डायमेंशन पे हम ये किस तरह दिखा सकते हैं। C2H5 वाला ग्रुप यहाँ आ जाएगा, H यहाँ आ जाएगा और Cl यहाँ पे चला जाएगा। जब इस तरह 180 डिग्री पे हमने कंपाउंड को रोटेट कर दिया, घुमा दिया, तो जो स्ट्रक्चर बना वो स्ट्रक्चर और ये वाला, इनका विन्यास बिल्कुल एक जैसा रहता है। C2H5 H की जगह आ गया, ये H इधर आ गया और Cl इधर चला गया। ये देखिए, ये कंपाउंड, ये वाला विन्यास और ये विन्यास बिल्कुल एक जैसा है। अगर हम इस वाले कंपाउंड में, इस वाले विन्यास में ऐसा परिवर्तन करते हैं, इस यहाँ पे फिर से हमने इसे स्थिर लिया, Cl इथाइल की जगह आ गया, इथाइल H की जगह और HCl की जगह चला गया, तो यहाँ फिर से ये वाला, ये दोनों जो स्ट्रक्चर्स हैं वो सेम रहते हैं। तो इस तरह 2 चेंजेस, 2 तरीके के चेंजेस करके हम कंपाउंड के विन्यास को परिवर्तित होने से बचा सकते हैं। इसके लिए एक रूल दिया गया, एक सामान्य नियम दिया गया। ये सामान्य नियम क्या कहता है कि एक असममित कार्बन परमाणु के किन्हीं 2 समूहों की स्थिति को यदि अंतर परिवर्तित किया जाए, मतलब इंटरचेंज किया जाए, तो उसका दर्पण प्रतिबिंब बनता है, सिर्फ 2 समूहों की। और अगर फिर इसमें एक और अंतर परिवर्तन कर दिया जाए तो फिर उसका दर्पण प्रतिबिंब बनता है। अगर फिर से उसका दर्पण प्रतिबिंब बन रहा है तो वो मूल संरचना जैसा ही होगा। समझिए इस बात को, हमें अंतर परिवर्तन 2 बार करने हैं। अगर हम एक ही बार इस इंटरचेंज को करते हैं, सिर्फ 2 ग्रुप्स को इंटरचेंज करते हैं, तो जो कॉन्फ़िगरेशन बना वो मूल संरचना का दर्पण प्रतिबिंब होगा। अगर इस दर्पण प्रतिबिंब में हम एक और चेंज करते हैं तो फिर से मूल संरचना बन जाएगी। इसकी यूटिलिटी के बारे में अभी हम आपको इस 2-क्लोरोब्यूटेन के को यूज़ करके बताएंगे। इसे फिर से समझ लीजिए। ये हमने किया एक इंटरचेंज, ये एक असिमेट्रिक कार्बन है, इसके 2 ग्रुप्स को इंटरचेंज किया, H इधर आ गया, C2OH इधर चला गया। ये देखिए, ये क्या था, ये था डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, कैपिटल डी के ऊपर ध्यान दीजिए। सिर्फ एक बार हमने इंटरचेंज किया तो बन गया L ग्लिसरॉल्डिहाइड, जो कि डी का मिरर इमेज है, इसका एनेंशियोमर है, दर्पण प्रतिबिंब है। अगर हमने एक चेंज और कर दिया, एक इंटरचेंज और किया, जो प्रोडक्ट बना ये L ग्लिसरॉल्डिहाइड था, जो प्रोडक्ट बना वो होगा डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, इसका मिरर इमेज। और ये डी, इसी से हमने स्टार्ट किया था, ये डी ग्लिसरॉल्डिहाइड है, ये भी डी ग्लिसरॉल्डिहाइड है। तो जब पहला और दूसरा 2 अंतर परिवर्तन करने से ये देखिए मूल स्वरूप में आ जाता है मॉलिक्यूल, इसकी संरचना, इसका विन्यास परिवर्तित नहीं होता। अब ये जो मैंने 2 तरीके बताए, इनको यूज़ करके, इनमें से किसी भी एक तरीके को आप यूज़ कर सकते हैं
उसको यूज़ करके हम 2-क्लोरोब्यूटेन, जो अभी हमने आपको यहाँ पे ये एग्जाम्पल लिया था, इसका हमको एल या डी विन्यास पता करना था। इसका डी और एल विन्यास हम इन दो मेथड्स में से किसी भी एक मेथड को, कौन से दो मेथड्स हैं, दो अंतर परिवर्तन किए थे, दो ग्रुप्स को हमने एक बार एक्सचेंज किया उनकी जगह को, और फिर दो ग्रुप्स को एक बार फिर से एक्सचेंज किया। एक तो तरीका ये था, और एक ये था कि सिंगल बॉन्ड को स्थिर रख के मॉलिक्यूल को 180 डिग्री एंगल पे रोटेट कर देना। इन दो में से कोई भी एक मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। ये था 2-क्लोरोब्यूटेन। सबसे पहले हमें क्या काम, हमारा एम क्या है, अब हम ये अंतर परिवर्तन क्यों करेंगे, किस चीज़ को ध्यान में रख के करेंगे। जो मैंने अभी पहले बताया था, IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग हम इसकी नंबरिंग करेंगे। सबसे पहले मॉलिक्यूल की इसकी नंबरिंग देखिए कैसे होगा। ये CH3 पहला कार्बन होगा, ये फर्स्ट कार्बन जिससे ये सेकेंड कार्बन जिससे Cl जुड़ा हुआ है, और ये 3 और 4 कार्बन, 1 2 3 4। ये जो पहला कार्बन है इसको हमें सिरे पे लेके आना है, सबसे टॉप पे लेके आना है, स्टार्टिंग इसी से करनी है। इस एम को ध्यान में रख के हमें ये अंतर परिवर्तन करने हैं। एम क्या है फिर से समझिए, जो नंबर 1 कार्बन है IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग, उसे हमें यहाँ टॉप पे लेके आना है। इस टॉप पे लाने के लिए हम जो दो मेथड्स आपको बताया उसमें से एक मेथड यूज़ करेंगे। हम यहाँ अंतर परिवर्तन अगर कर देते हैं ग्रुप्स का, किस तरह से, पहला अंतर परिवर्तन किया, CH3 को यहाँ ले जाइए, C2H5 को यहाँ पे लेके आइए। ये पहला अंतर परिवर्तन हुआ। यहाँ पे हमें नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये इंटरचेंज करने पे जो स्ट्रक्चर विन्यास हमें मिलेगा वो इस विन्यास का दर्पण प्रतिबिंब होगा, एनेंशियोमर होगा। हम ऐसा नहीं चाहते। हमें कंपाउंड का जो मूल स्वरूप है, मूल विन्यास है, उसी को वापस लाना है। उसके लिए हमें दो इंटरचेंज करने हैं। पहला हमने ये किया, CH3 C2H5 की जगह, C2H5 CH3 की जगह। सेकेंड इंटरचेंज करेंगे, ये C2H5 H की जगह, H C2H5 की जगह। ये देखिए, जब दो इंटरचेंज कर लिए, दो अंतर परिवर्तन कर लिए, तो हमको ये मॉलिक्यूल मिला। क्या किया था हमने, C2H5 को हम यहाँ लाए थे, CH3 को यहाँ लाए थे पहला, फिर C2H5 को यहाँ लाए थे और H को यहाँ लाए थे। इन दोनों का जो विन्यास है वो सेम है। हमें पता करना था नॉमेनक्लेचर। अब देखिए नॉमेनक्लेचर अब पता करना बिल्कुल आसान है कि ये D है या L है, जो आपको मैंने मेथड बताया। H के कंपैरिजन में Cl बड़ा ग्रुप है, Cl यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है, इसलिए हम इसको L2-क्लोरोब्यूटेन नाम देंगे। तो इस तरह से D और L नॉमेनक्लेचर हम कंपाउंड्स का पता कर सकते हैं। थैंक यू।